MongoDB एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड NoSQL डेटाबेस है जो कि डेटा को डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है। ये डॉक्यूमेंट्स जेसन लाइक होते हैं जो कि यूजर के लिए काफी इंट्यूटिव होते हैं। MongoDB की एक बहुत ही खास बात ये है कि ये कोई भी एक स्कीमा इन्फोर्स नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी यूजर्स इसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। आज के इस कोर्स में मैं आप लोगों को MongoDB स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे, चीजों को एकदम बेसिक से समझेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग MongoDB के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है वो जान लेंगे। आप लोग ये हैंडबुक जरूर डाउनलोड करना जो कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहद सिंपल बना देगी। तो अब चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में और इंस्टॉलेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं यहाँ पर सिर्फ MongoDB लिखूंगा और mongodb.com वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर मैं देखूंगा कहाँ पर मेरा कम्युनिटी एडिशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन मिलेगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री टू यूज है। आप लोग बिना कुछ पैसे दिए MongoDB को इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक किया। मैं यहाँ पर डाउनलोड कम्युनिटी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखो इसने मेरा कंप्यूटर या कहूंगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेंस कर लिया है। इसको पता है कि मैं विंडोज में हूं और अब यहाँ पर देखो जो करंट वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। ये वर्जन चेंज होते रहते हैं तो देयर इज अ गुड चांस ऑलमोस्ट सर्टेनली आपको कुछ और वर्जन देखने को मिलेगा एंड इट्स वेरी नॉर्मल। आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर MSI वर्जन इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो मैं इस डाउनलोड के खत्म होने का इंतजार करूंगा और जैसे ही डाउनलोड खत्म हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस MSI इंस्टॉलर को मैं खोलूंगा और एक गेम की तरह इसको इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, सारे लाइसेंस टर्म्स को पढ़ लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा इन लाइसेंस टर्म्स को, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ये कंप्लीट पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है आई वांट टू लेट यू नो दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय MongoDB। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा MongoDB को फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। इंस्टॉलेशन के टाइम पर आप लोगों से ये एडमिन एक्सेस मांगेगा जो कि आप लोगों को देना पड़ेगा। अब जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं MongoD क्या है। आपको याद है हम लोगों ने एक बॉक्स चेक किया था जिसमें लिखा था इंस्टॉल MongoD एज अ सर्विस। MongoD क्या है, MongoSH क्या है और MongoDB Compass क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर एक MongoD है, उसी के साथ साथ हमने देखा कि एक हमारे पास था MongoDB Compass। MongoDB Compass जो कि एक प्रोग्राम है जो कि आप लोग बहुत जल्दी देखने वाले हो और फिर इसके बाद हमारा MongoSH है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को नीचे ले आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इन दोनों को मैं नीचे क्यों लेकर आ रहा हूँ। और ये जो MongoD है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप कहोगे बड़ा क्यों कर रहे हो भाई साहब? बड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सच में विशाल है। क्या मतलब वो इस बात का, जो MongoD है ना ये इंजन है, ये MongoDB का एक्चुअल इंजन है जो कि आपके कंप्यूटर में रन होता है और जो कि हमने इंस्टॉल किया है। इसके अंदर सारा का सारा डेटा होता है, क्वेरी लॉजिक होता है कि मतलब कोई क्वेरी दी जाए इसको तो कैसे रन होगा, किस तरह से डेटा को क्वेरी कर रहा है, ये सारा लॉजिक यानी कि जो MongoDB का कोर इंजन है वो इसके अंदर होता है और वही हमने भी इंस्टॉल किया। एक्चुअली ये भी इंस्टॉल हो रहा है बट ये MongoDB Compass को इंस्टॉल कर रहा है। एक्चुअली ये बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रहा है एक साथ और मैं आपको बताता हूँ MongoDB Compass क्या है। अब एक बार आपने ये इंजन इंस्टॉल कर लिया ना अपने कंप्यूटर में तो आपको इस इंजन से कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक जो बेसिक तरीका है इस इंजन से कनेक्ट करने का वो है MongoSH। लेकिन MongoSH की प्रॉब्लम क्या है कि ये कमांड लाइन शेल है। अब आप डेवलपर हो, आप लोग तो कर लोगे कनेक्ट बहुत अच्छे से, MongoD से कनेक्ट कर लोगे और जो डेटा है वो क्वेरी करोगे। आप MongoSH से क्वेरी भेजोगे और MongoD आपको डेटा भेजेगा, मतलब जो भी आपकी क्वेरी ने रिटर्न किया है। जैसे कि आप बोलोगे मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दे दो जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल है, कैटेगरी इज इक्वल टू ग्रोसरी एंड लेट्स से ब्रांड इज इक्वल टू अमूल, तो आपको वो सारे प्रोडक्ट्स एक जेसन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ, जेसन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बट MongoSH की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सिर्फ डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में कोई भी यूज कर सकता है बट डेवलपर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें आप लोगों को शेल में कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे और उसी के लिए बनाया MongoDB टीम ने MongoDB Compass। MongoDB Compass एक GUI प्रोग्राम है। करता क्या है, ये कुछ नहीं करता है, बस आपको एक GUI देता है MongoD से कनेक्ट करने के लिए। तो काम ये भी वही करता है जो MongoSH करता है, बस MongoSH पे आप कमांड्स इशू करते हो, यहाँ पर आपके पास GUI है, आप क्लिक करते हो बटन्स में, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, सारी चीजें आप लोगों को एक जगह पर मिलेंगी। तो हाँ, ये सेम एरोज में यहाँ पर भी लगा दूंगा। तो करता MongoDB Compass भी वही है, क्वेरी देता है MongoD को और MongoD डेटा देता है इन द फॉर्म ऑफ JSON। बाय डिफॉल्ट MongoDB 27017 पोर्ट पर रन करता है। तो मैं यहाँ पर ऐड अ न्यू कनेक्शन पर रन करूंगा। अब यहाँ पर ये मुझसे URI पूछ रहा है, यानी कि मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम कौन से MongoD पर कनेक्ट करना चाहते हो, MongoDB Compass कौन से MongoD पर कनेक्ट करे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे इस PC में जो चल रहा है लोकल होस्ट पर उसी पे कनेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट 27017 दे दिया। इनफैक्ट मैंने नहीं दिया, ये बाय डिफॉल्ट डाला हुआ था क्योंकि बाय डिफॉल्ट
MongoDB 27017 पोर्ट पर रन होता है। तो मैं यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एडमिन कॉन्फ़िग लोकल ये 3 डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये MongoDB कॉम्पस मुझे बता रहा है कि भाई आप लोकल होस्ट 27017 वाले MongoDB से कनेक्टेड हो। अब MongoDB इस दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, कोई किसी सर्वर पर हो सकता है, कोई किसी URL पे हो सकता है। एक्चुअली ये मेरा लोकल MongoDB है, मैं एक रिमोट MongoDB इंस्टेंस पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए जो हमारा MongoDB है वो हमारी इसी पीसी में रन हो रहा है और हमने उसी से कनेक्ट किया है अपने MongoDB कॉम्पस को। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि CRUD क्या होता है। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सिर्फ MongoDB स्पेसिफिक टर्म नहीं है, लेकिन डेटाबेस स्पेसिफिक टर्म है। आप चाहें किसी भी डेटाबेस में चले जाएं, किसी भी तरह के डेटाबेस सिस्टम में काम क्यों ना कर लें, आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना। रीड का मतलब होता है उस क्रिएटेड चीज को रीड करना, यानी कि फेच करना। अपडेट का मतलब एग्जिस्टिंग चीज को अपडेट करना एंड डिलीट का मतलब डिलीट कर देना। हम सबने फोटोज डिलीट करी हैं, अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट डिलीट करे हैं, फेसबुक के पोस्ट डिलीट करे हैं, अपने फोन से वीडियोस डिलीट करे हैं। तो यू नो व्हाट डिलीट इज। नाउ लेट्स से कि ये आपका एक डेटाबेस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर लेट्स से बहुत सारा कंटेंट है। इनिशियली जब आप एक नया डेटाबेस बनाते हैं तो वो एकदम खाली होगा। नाउ लेट्स से कि आपने एक कलेक्शन बनाई, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया, या फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने एक डेटा बनाया लेट्स से हैरी का, जिसमें हैरी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, एंड मैंने ये डेटा इस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं और डेटाबेस में इंसर्ट कर सकूँ। तो ये मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर हैरी का डेटा है, एंड उसी के साथ साथ लेट्स से कि मेरे पास रोहन का भी डेटा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इसको एक बार और कॉपी करूँगा। ठीक है, एंड लेट्स से ये है डेटा रोहन का, एंड लेट्स से ये है डेटा दिव्या का। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, मैंने क्रिएट ऑपरेशन किया। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्रिएट क्या होता है। ये ऑपरेशन मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि क्या होता है। मैंने डेटाबेस के अंदर एंट्रीज क्रिएट करी एंड यही क्रिएट होता है। अब मान लो कि मुझे ज़रूरत पड़ती है दिव्या की एज की, या फिर लेट्स से दिव्या कौन से क्लास में है इस इन्फॉर्मेशन की। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट मारूंगा और मैं कहूँगा कि भाई मुझे ये जानना है कि दिव्या तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन से, यानी कि मेरी वेब एप्लीकेशन हो सकती है या किसी भी तरह का सिस्टम हो सकता है जो कि इस डेटाबेस से डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है और कह सकता है कि भाई मुझे दिव्या के बारे में जानकारी दे दो, और मुझे दिव्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड दिस इज़ रीड ऑपरेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, रीड ऑपरेशन है। तो हमने रीड भी देख लिया क्या होता है। इसके बाद मान लो कि मैं दिव्या के पास जो पैसे हैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कि किसके पास कितने पैसे हैं, मान लो मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। या लेट्स से दिव्या क्लास 9 से अब क्लास 10th में आ चुकी है, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट मारूंगा और मैं कहूँगा कि भाई प्लीज़ दिव्या की इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दो डेटाबेस, और डेटाबेस कहेगा हाँ भाई बिल्कुल ज़रूर करूँगा। ठीक है, और डेटाबेस क्या करेगा, अपडेट कर देगा दिव्या की इन्फॉर्मेशन को। तो उसके लिए मुझे एक अपडेट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, हमने मारी थी क्या, रीड रिक्वेस्ट मारी थी हमने। ठीक है, हमने रीड रिक्वेस्ट मारी थी जिसमें हमने कहा था कि भाई दिव्या की इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। ये रीड रिक्वेस्ट थी। जिस तरह से हम रीड रिक्वेस्ट मार सकते हैं उसी तरह से हम लोग एक अपडेट रिक्वेस्ट भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट हो सकती है वो रीड रिक्वेस्ट हो सकती है, अपडेट रिक्वेस्ट हो सकती है, जो कि एक एप्लीकेशन मारेगी। तो मान लो मैं इसको ऐप बोल देता हूँ, ये एक रिएक्ट ऐप हो सकती है, ये एक नेक्स्ट.js का बैकएंड हो सकता है, ये एक एक्सप्रेस ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर MongoDB से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी है। तो रिक्वेस्ट कैन बी रीड और इट कैन बी अपडेट। ठीक है, जिस तरह से हम रीड कर सकते हैं यानी कि दिव्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं एंड हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम डेटाबेस को एक डिलीट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और इस तरह की रिक्वेस्ट को कैसे भेजना है ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, वो क्या है, वो ये है कि भाई किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अपडेट हमने देख लिया, डिलीट हमने देख लिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि कैसे डेटा को क्रिएट किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ऑपरेशन जो कि है क्रिएट। आप यहाँ प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। मैं इसका नाम फर्स्ट डीबी रखूंगा। अब डेटाबेस के अंदर आप कलेक्शंस बनाते हैं और कलेक्शन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन नेम में फर्स्ट कलेक्शन रख दूंगा और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आप देखो ऊपर लोकल होस्ट 27017 पर मेरा ये MongoDB सर्वर फर्स्ट डीबी डेटाबेस पर है, उसके अंदर एक कलेक्शन है
फर्स्ट कलेक्शन के नाम से। लोकल होस्ट 27017 के अंदर फर्स्ट डीबी नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर एक फर्स्ट कलेक्शन के नाम की कलेक्शन है। इसके अंदर होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट डीबी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं और फर्स्ट डीबी के अंदर बहुत सारी कलेक्शंस हो सकती हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जेसन लाइक डेटा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कलेक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर लेट्स से एक कलेक्शन मेरी है, ठीक है, एक कलेक्शन मेरी है, मैं सर्कुलर बना देता हूँ कलेक्शन को। ये मेरी कलेक्शन है, इसका नाम मान लो कलेक्शन 1 है, ठीक है, इसका नाम मान लो कलेक्शन 1 है। एंड लेट्स से मेरे पास एक और कलेक्शन है जिसका नाम कलेक्शन 2 है। या फिर एक काम करते हैं, इनको रीजनेबल नाम देते हैं। मेरी एक कलेक्शन प्रोडक्ट्स मेरे ई कॉमर्स स्टोर की स्टोर कर रही है तो इसका नाम प्रोडक्ट्स रख देते हैं। और ये मेरे कॉन्टैक्ट्स यानी कि जो मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे यूजर्स कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रख रही है। एंड लेट्स से मेरे पास एक दो कलेक्शंस और हैं जो मेरे कस्टमर के ऑर्डर्स और मेरे कस्टमर के रिव्यू स्टोर कर रही है। एक डेटाबेस जिसका नाम हो सकता है ई कॉमर्स, ठीक है, या फिर मैं इसका नाम रखता हूँ Amazon। उसके अंदर अलग अलग कलेक्शंस हैं, एक प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन है, एक कॉन्टैक्ट्स नाम की कलेक्शन है, एक ऑर्डर्स नाम की कलेक्शन है और एक रिव्यूज नाम की कलेक्शन है। इन कलेक्शंस के अंदर इन टर्न बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स कुछ जेसन टाइप स्ट्रक्चर के होंगे। अब अगर आपको जेसन टाइप स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है उसके अंदर डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर होगी एक आईडी, लेट्स से मेरी आईडी कुछ ऐसी दिखती है। फिर इसके बाद नेम होगा, मान लो नेम है रोहन दास, और उसके बाद मान लो इनका जो मैसेज है वो है प्लीज ब्रिंग माय ऑर्डर फास्ट। फिर मान लो टाइम स्टैम्प है कि कब इन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो डाली। मैं इसको ना थोड़ा ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से रहेगा। या एक काम ही करते हैं ना, यहाँ पर ही डाल देते हैं ना ये करली ब्रैकेट कुछ इस तरह से। इसको जल्दी से फॉर्मेट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, शाबाश। अब इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कॉन्टैक्ट्स के अंदर। एक रोहन दास ने भरा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक रश्मि दास ने मान लो भरा होगा, मान लो कैटरीना कैफ ने भी भरा होगा मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म, मान लो टाइगर श्रॉफ का कोई प्रोडक्ट नहीं आया उसने भी भरा होगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, मान लो जेफ बेजोस का कोई प्रोडक्ट नहीं आया उसने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा होगा कि भाई मेरा जल्दी ला दो ऑर्डर। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, इसका मतलब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। मैं एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ, बाय द वे आप MongoDB कॉम्पस का इस्तेमाल करके डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐड डेटा पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। MongoDB के अंदर _ID इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग उसकी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए ये आईडी हर डॉक्यूमेंट के अंदर होती है और ये आईडी यूनिक होती है। कभी भी आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट करें तो ये आईडी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। आप कॉमा लगाकर बाकी फील्ड्स स्टोर करें। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और इसके बाद मैं लिखता हूँ रोहन दास एंड लेट्स से, फिर मैं कॉमा लगाकर डबल कोट में मैसेज लिखता हूँ और ये हमारा जेसन फॉर्मेट है बाय द वे। डबल कोट के अंदर आपकी कीज होंगी और यहाँ पर डबल कोट के अंदर ही आपकी वैल्यूज होंगी। मान लो मेरा मैसेज है प्लीज ब्रिंग दिस ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर रोहन दास धमकी दे रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लो उसका फ़ोन नंबर है, मान के लो यही उसका नंबर है, इस पे आप उसको कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। 32549 और 110, ठीक है, बढ़िया, उसका नंबर भी लीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मैंने एक वैलिड फॉर्मेट में लिखा है। अगर यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया या एक एक्स्ट्रा कोलन लगा दिया या सेमी कोलन लगा दिया तो ये नीचे एक एरर आ जाता है कि भाई इंसर्ट नॉट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट कंटेन्स एरर। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम सटीक होना चाहिए, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपकी कीज होनी चाहिए, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, फिर यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। अब इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसकी जो टाइप है वो नंबर है। मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो चुका है। क्या मैं और डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ? येस, आई कैन ऑलवेज क्लिक ऑन ऐड डेटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट और मैं यहाँ पर सेम प्रक्रिया लगाकर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया नेम यहाँ पर रश्मि एंड मान लो इनका मैसेज है हे, बस हे लिख दिया इन्होंने। और रश्मि का फ़ोन नंबर मैं आपको बताता हूँ क्या है, बने रहे इस वीडियो के साथ। ये रश्मि का नंबर है, ठीक है, और इंसर्ट हमने कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। और इसी तरह हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि MongoDB के अंदर ही जो फर्स्ट DB नाम का डेटाबेस है वो सिर्फ मैं MongoDB कॉम्पस से ही ऑल्टर करूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये जो MongoDB है ना, ये मेन MongoDB डेटाबेस सर्वर है, मेन MongoDB डेटाबेस इंजन है। और ये जो मेन इंजन है ना,
इसके अंदर ही सारा डेटा स्टोर्ड है और इससे कनेक्ट कोई भी कर सकता है एक मोंगो एसएच की सहायता से, पाइथन क्लाइंट की सहायता से, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट की सहायता से। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मान लो ये एक पाइथन जेंगो ऐप है, पाइथन जेंगो ऐप, ठीक है। ये भी कनेक्ट कर सकती है, मतलब क्वेरीज इशू कर सकती है इस मोंगोडी इंस्टेंस को, और ये मोंगोडी इंस्टेंस इसको भी डेटा दे देगा प्रोवाइडेड की क्रेडेंशियल्स सारे के सारे करेक्ट हो, एड्रेस करेक्ट हो। एट द सेम टाइम लेट से यहाँ पर हमारी एक जावास्क्रिप्ट ऐप है, वो भी क्वेरीज इशू कर सकती है और यहाँ पर डेटा प्राप्त कर सकती है। तो एक मोंगोडीबी सर्वर को अलग अलग क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि मोंगोडीबी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग उसको मोबाइल ऐप से एक्सेस कर रहे हैं, कुछ लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप लैपटॉप से, और कनेक्टेड वो सेम डेटाबेस पर ही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब की ऐप पर कभी भी कमेंट करते हो तो आप लोग जो फोन से कमेंट करते हो वो आपको डेस्कटॉप ऐप से भी दिखता है जब आप उसका वेब वर्जन यूज करते हो, तो क्योंकि डेटाबेस तो सेम ही होता है ना, बस क्लाइंट अलग अलग है। इन अ वेरी सिमिलर वे जो क्लाइंट है यहाँ पर एक जैंगो ऐप हो सकती है, एक जावास्क्रिप्ट ऐप हो सकती है, मोंगोडीबी कॉम्पस हो सकता है, मोंगो एसएच हो सकती है, और वो सेम मोंगोडीबी सर्वर को कनेक्ट करके उसके डेटा को चेंज कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं और से अगर डेटा चेंज हो जाता है तो आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करके अपडेटेड डेटा यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप अलग अलग मोंगोडीज भी चला सकते हो। जैसे अभी मेरा सिर्फ एक मोंगोडीबी सर्वर चल रहा है जो कि मेरा लोकल होस्ट है। मान लो मैं एटलस से, जो कि मोंगोडीबी की ही सर्विस है, मैं एटलस डेटाबेस खरीदता हूं, तो ये क्या है, मैनेज मोंगोडीबी सर्विस है, यानी कि मुझे अपने कंप्यूटर में चलाने की जरूरत नहीं है मोंगोडीबी, ये होस्टेड मोंगोडीबी है। यानी कि जब भी मैं ये खरीदूंगा ये लोग मुझे एक यूआरएल देंगे और उस यूआरएल को मैं यहाँ पर डालूंगा, यहाँ कनेक्शंस में प्लस करके यहाँ पर उस यूआरएल को डालूंगा और मैं कनेक्ट कर सकता हूँ रिमोटली चलने वाले मोंगोडीबी इंस्टेंस से, और जो भी डेटा वगैरह होगा वो मेरा रिमोटली ही स्टोर्ड होगा और मैं उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, अपनी पाइथन ऐप से, अपनी जावास्क्रिप्ट ऐप से। बट अगर आप लोगों को ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना, आप अभी के लिए इसको ही देखो ध्यान से कि हमारा जो मोंगोडी है वो हमारे लोकल होस्ट में रन हो रहा है और हम उसको अलग अलग क्लाइंट्स से हिट कर सकते हैं और उसके डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मोंगोडीबी कॉम्पस है ये एक तरीका है मोंगोडीबी से कनेक्ट करने का, एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। आपको जीयूआई में सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, आप क्लिक 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 करके सारे काम ऑलमोस्ट कर सकते हो। फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हो, एक कलेक्शन को क्रिएट करना हो, या एक नए डेटाबेस को क्रिएट करना हो, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। बट अगर आप लोग एक डेवलपर हो और आप लोग एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हो तो आप लोगों को मोंगोडीबी के शेल कमांड्स को समझना होगा, और मोंगोडीबी के शेल कमांड्स ही मोंगोडीबी को अच्छे से चलाने में आपको हेल्प करेंगे और जो लो लेवल चीजें हैं वो करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए मोंगोडीबी कॉम्पस के अंदर ही आपको एक बटन मिलता है जिसमें लिखा होता है ओपन मोंगोडीबी शेल। ये आप देख रहे हो ओपन मोंगोडीबी शेल, आप यहाँ क्लिक करके मोंगोडीबी की शेल खोल सकते हो, और ये मोंगोडीबी की शेल आप लोगों को कमांड्स इशू करने में हेल्प करती है। अब मेरे डेटाबेस का नाम है फर्स्टडीबी और मैं इसी के अंदर सारे चेंजेस करना चाहता हूं। तो पहला कमांड जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यूज फर्स्टडीबी, और आप टैब दबा के ऑटो कंप्लीट भी कर सकते हो। सेमीकोलन लगाकर आप एंटर मारोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है स्विच टू डीबी फर्स्ट डीबी, यानी कि अब आप कुछ भी करोगे, कोई भी कमांड इशू करोगे, वो फर्स्ट डीबी नाम के डेटाबेस पर ही चलाया जाएगा। यानी कि जब भी आप कहोगे डीबी, उसका मतलब होगा आप फर्स्ट डीबी की बात कर रहे हो, वही फर्स्ट डीबी जो कि मैंने और आपने मिलकर बनाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अब आप यहाँ पर शो डीबी इस कमांड को रन कर सकते हो जो कि आपको सारे अवेलेबल डेटाबेसेस दिखाएगा और वो कितना स्पेस ले रहे हैं ये दिखाएगा। फिर आप लोग शो कलेक्शंस करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर डेटाबेस में स्विच किया हुआ है उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कलेक्शंस हैं ये आपको दिखाएगा। अभी सिर्फ एक कलेक्शन हमने बनाई है, मैं चाहूँ तो और कलेक्शंस भी बना सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मान लो मैं इसका नाम रख दूँ सेकंड कलेक्शन, और मैं यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरी एक सेकंड कलेक्शन के नाम की कलेक्शन बन गई। फिर मैं और भी कलेक्शंस बना सकता हूँ। मान लो मैं एक ई कॉमर्स स्टोर का मालिक हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स नाम की एक कलेक्शन बना सकता हूँ, ऑर्डर्स नाम की एक कलेक्शन बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स नाम की एक कलेक्शन बना सकता हूँ, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो जिस तरह से गूगल क्रोम में टैब्स होती हैं उसी तरह से यहाँ भी ये मुझे टैब वाला स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये वेलकम वाले को मैं बंद कर दूंगा और मैं जो मोंगो एसएच वाली टैब है इसको स्टार्टिंग में रखूंगा एज फर्स्ट टैब, और ये टैब मेरे किसी काम की नहीं है, ये टैब भी मेरे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको मैं खोल के रखता हूँ या फिर इसको भी मैं बंद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ भी जरूरत पड़ेगी मैं एक नई टैब खोलूंगा, और अगर मुझे फर्स्ट कलेक्शन को खोलना है तो मैं यहाँ क्लिक करके खोल दूंगा एंड सो ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने सारे डेटा को ब्राउज कर सकता हूँ। वापस आता हूँ मैं अपनी मोंगो एसएच में
जहाँ पर मैं सारे कमांड्स इशू करूँगा। तो ये जो कमांड्स मैंने आपको बताए वो आपके कलेक्शंस को देखने के और सारे डेटाबेसेस को देखने के कमांड्स थे। शो कलेक्शंस आपको सारी कलेक्शन दिखाएगा। यूज डेटाबेस का नाम आपको उस डेटाबेस में स्विच कर देगा प्रोवाइडेड वो डेटाबेस आपका बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक डेटा कैसे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। हमारी फर्स्ट कलेक्शन के अंदर हमने इस तरह का एक डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। मान लो इस बार राहुल को मुझे स्टोर करना है, नेम, मैसेज और फोन राहुल का स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा db.firstCollection। बाय द वे मैं टैब दबाकर ऑटो कंप्लीट कर रहा हूं और मैं लिखूंगा .insert1। आप देखो यहाँ पर जैसे ही मैं IN लिख रहा हूँ तो ये मुझे सारे अवेलेबल कमांड्स दिखा दे रहा है, तो मुझे कमांड्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद मैं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट डालना शुरू कर दूंगा। मुझे इसमें चाहिए एक तो नेम, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम है राहुल। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और मैं राहुल की तरफ से मैसेज लिखूंगा और वो होगा I am राहुल। इसके बाद मैं एक और कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा फोन। लेट्स से राहुल का फोन है 7777777777 और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर एंटर मार दूंगा। और आप देखो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी। ये आप देखना कि मैंने आईडी नहीं दी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आईडी MongoDB ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जब हम insert1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर insert1 कमांड क्या करेगा कि आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट को इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करके दे देगा। और अभी आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, आप देखना यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं रिफ्रेश करूंगा तो 3 डॉक्यूमेंट्स आ गए, राहुल भी इंसर्ट हो चुका है। तो ये एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने का कमांड था। मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। बाय द वे मैं अप एरो की दबाऊंगा तो मेरा पुराना कमांड आ जाएगा और insert1 की जगह मैं insert many कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब मैं insert many कमांड का इस्तेमाल करूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक तो बाय द वे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, एंड भी किया है स्क्वायर ब्रैकेट में, एक डॉक्यूमेंट मेरा ये आ गया। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाकर अपना दूसरा डॉक्यूमेंट लाऊंगा, शिफ्ट एंटर में मारूंगा और शिफ्ट एंटर मारने से क्या होगा कि कमांड इशू नहीं होगा। और इसके बाद मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ जहाँ पर मैं नेम लिखने वाला हूँ दिव्या, और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर मैसेज में दिव्या लिखती है हेलो आई एम दिव्या, और इसके बाद दिव्या का फोन नंबर, डबल कोट्स में फोन लिखूंगा और ये है दिव्या का फोन नंबर। ठीक है, और ये सिंटेक्स मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्टली एक फाइल में लिख दूंगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो इस कमांड को इशू करना। अभी मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा, आप देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है एक्नॉलेज ट्रू। हमने राहुल को दोबारा एंटर किया और हमने दिव्या को भी एंटर किया। तो यहाँ पर राहुल ऑलरेडी था बट हमने राहुल को 2 बार एंटर किया, तो एक और बार राहुल आएगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो राहुल दोबारा आ गया और यहाँ पर दिव्या भी आ गई। और इस तरह से हम इंसर्ट मेनी का इस्तेमाल करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक ही कमांड में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंसर्ट एंड insert1 में क्या डिफरेंस है। मान लो ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारी एप्लीकेशन है जहां से हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स से ये MongoDB कॉम्पस है। तो अगर मैं MongoDB से एक क्वेरी मारूंगा और यहाँ पर बोलूंगा इंसर्ट दिस 1 डॉक्यूमेंट, तो ये कमांड एक डॉक्यूमेंट को डेटाबेस की पर्टिकुलर कलेक्शन में इंसर्ट कर देगा। नाउ लेट्स से मुझे 5 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं इस तरह के 5 कमांड्स थ्योरेटिकली डाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि इंसर्ट दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट। इस तरह की 5 क्वेरीज डाल सकता हूं, लेकिन ये पांचों क्वेरीज एक एक करके डेटाबेस को हिट करेंगी और अपना अपना टाइम लेंगी। अब इमेजिन करो अगर इस तरह की 500 क्वेरीज मैं डेटाबेस को दे रहा हूं, मुझे जितना टाइम एक क्वेरी को रन करने में लगेगा कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा जो कि लीनियरली इंक्रीज होगा। तो मैं चाहूँगा कि कोई एफिशिएंट तरीका मिल जाए यार मुझे डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने का। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट मैनी कमांड का यूज़ करते हैं जो कि कहता है इंसर्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। तो एक क्वेरी में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास चले जाते हैं और ये डिफरेंस होता है insert1 में और insert many में। क्वेरी तो एक ही जाती है insert many में, लेकिन डेटाबेस से आपने एक बात बोली और एक बार में आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। एंड सेम गोज फॉर अपडेट 1, डिलीट 1, अपडेट मैनी एंड डिलीट मैनी। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारी क्वेरीज ऑप्टिमाइज्ड हों और MongoDB को आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइज करने के लिए एक कमांड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करना पसंद है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 500 insert1, हम करेंगे एक insert many जिसके अंदर हम 500 डॉक्यूमेंट्स देंगे। आई होप दैट इज क्लियर। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इन कमांड्स को टाइप करना बहुत ही कम्बरसम हो जाता है और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझ पाना कि कहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे कमांड्स एक फाइल के अंदर लिख कर दूंगा ताकि आप लोग कन्वीनियंटली इनको चला पाएं। अब गाइस अभी तक जो भी हमने किया वो बेसिक्स को समझा। हमने MongoDB कॉम्पस को चलाना सीखा, हमने बेसिक क्वेरीज को चलाना सीखा, हमने ये सीखा कि Mongo शेल में कहाँ पर कमांड इशू करना होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में
हूँ, मैं यहाँ पर VS कोड इंस्टॉल लिखूंगा। अगर आप लोग एक प्रोग्रामर नहीं है, आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो VS कोड जो है एक कोड एडिटर होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया कोड एडिटर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, जैसे कि गिट हो गया, डीबगिंग हो गया, कुछ अच्छी अच्छी एक्सटेंशंस होती हैं, और उन्हीं में से एक एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करेंगे जो कि ऑफिशियली MongoDB ने दे रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा और इसको सेटअप को चलाकर VS कोड को इंस्टॉल कर लूँगा। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए मैं ये इंस्टॉलर खोलूँगा और इंस्टॉलर खोल के आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करूँगा। एग्रीमेंट पढ़ के नेक्स्ट। मेक श्योर कि आप ये चारों के चारों चेक बॉक्सेस को चेक करें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, चारों के चारों चेक बॉक्सेस को चेक करना। फिर से नेक्स्ट, फिर से इंस्टॉल पर आप लोग क्लिक करोगे तो VS कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार VS कोड आपका इंस्टॉल हो गया तो आप इसको लॉन्च को अनचेक करके फिनिश पर क्लिक कर सकते हो। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम है MongoDB क्रैश कोर्स। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करके क्या होगा कि मेरा जो ये फोल्डर है वो खुल जाएगा VS कोड में। ठीक है, अगर आप ये नहीं खोल पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली VS कोड को भी लॉन्च कर सकते हैं। और VS कोड को लॉन्च करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और फाइल में जाकर आप यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करके ये फोल्डर ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस फोल्डर को उठा के कुछ ऐसे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर और ये जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये मैंने गलती से शॉर्टकट बना दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा ये जो फोल्डर है वो VS कोड में खुला हुआ है और मैं यहाँ पर एक्सटेंशंस में आऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली MongoDB लिखूँगा। और आप देखो जैसे ही मैं MongoDB लिखूँगा यहाँ पर तो MongoDB फॉर VS कोड एक्सटेंशन, यहाँ पर आप देखो ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा। अब ये MongoDB की तरफ से है एक्सटेंशन, ये VS कोड एक्सटेंशन जो है वो ऑफिशियल है। ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा ये टाइम लेगी और इंस्टॉल हो गई है। देखिए इमीडिएटली जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर एक पत्ती दिखेगी जो कि MongoDB का लोगो है। अब आप में से कई लोग ये सोचोगे यार इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूँ क्यों भाई, क्या मिलेगा मुझे इंस्टॉल करके? तो भाई आपको इंस्टॉल करके ये मिलेगा कि आप VS कोड के अंदर MongoDB की फाइल्स जो कि हम शेल में लिख रहे थे ना कमांड्स, वो आप अब यहाँ पर लिखकर सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर या तो कनेक्शन स्ट्रिंग डाल सकते हो। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोग जब रिमोट MongoDB बनाते हो, जैसे कि आप एटलस वगैरह का यूज़ करते हो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, तब ज़्यादा काम आती है। लेकिन अभी हम क्योंकि लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और ये आपका URI ऑलरेडी भरा हुआ होगा। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरे लोकल होस्ट पर जो MongoDB इंस्टेंस है उससे कनेक्ट हो जाओ। सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और इसको आप कैंसिल कर देना। ये MCP सर्वर की बात कर रहा है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये जो MongoDB है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे लोकल इंस्टेंस से। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेग्राउंड्स करके आपको देखने को मिलेगा, ये कह रहा है नो MongoDB प्लेग्राउंड फाइल्स फाउंड इन द वर्कस्पेस। आप एक नया प्लेग्राउंड बना सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक सैम्पल फाइल इसने मेरे लिए बना दी है। आप देखो यहाँ पर ये फाइल अभी सेव नहीं है, लेकिन मैं Ctrl+S करके इसको सेव कर सकता हूँ और आप देखो एक सैम्पल फाइल बन गई playground1.mongodb.js। ये .mongodb.js का मतलब है ये MongoDB की फाइल है और इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके रन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कुछ सैम्पल डेटा दिया हुआ है, एक सैम्पल डेटाबेस दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी सैम्पल क्वेरीज दे रखी हैं। बट मैं क्या करूँगा कि इसको भी खाली करूँगा और इस फाइल को भी डिलीट करूँगा, क्योंकि मैं बनाऊँगा अपनी फाइल्स। तो मैं इसको करूँगा डिलीट और मैं यहाँ पर सिंपली 01_setup.mongodb.js के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा। अब जो कोड मैं मोंगो शेल में लिख रहा था अपने कॉम्पस से, वो मैं यहाँ लिखूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये वो हैंडबुक है जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूं और आप लोग इस हैंडबुक का इस्तेमाल करके जो भी कमांड्स हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं उनको एफिशिएंटली रन कर पाएंगे और आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन इस हैंडबुक में मिलेगी। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और जो सैम्पल डेटा यहाँ पर मैंने डाला हुआ है उसको मैं इस स्क्रिप्ट में उतारूंगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, जो कि आप यहाँ से भी बना सकते हैं। जो काम आप MongoDB कॉम्पस से कर रहे थे वो आप अब यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अपने MongoDB कॉम्पस में आऊँगा, या प्लस पर क्लिक करूंगा और एक ई-कॉमर्स के नाम से डेटाबेस बनाऊंगा जो कि मैंने थ्रू आउट दी हैंडबुक यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम की फर्स्ट कलेक्शन बनाऊंगा। तो इस कलेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट्स और मैं क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ और हमारी एक ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस बन गया जिसके अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा डेटा है इसको मैं उतार दूंगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ,
इस पूरे डेटा को कॉपी करके मैं उतार दूंगा कहाँ पर, यहाँ पर 01_setup.mongodb.js के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यूज़ जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप लोग एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं और आप उस डेटाबेस को बेसिकली कह रहे हैं कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद आप इंसर्ट मैनी कमांड चलाकर ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स कलेक्शन है वो अभी एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा आप देखो ये हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर देगी। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल कीबोर्ड और गेमिंग लैपटॉप। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक और कलेक्शन बनाऊँ, यहाँ प्लस पर क्लिक करके और इसका नाम मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट्स और क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक कर दूँगा और ये कॉन्टैक्ट्स नाम की कलेक्शन भी मैंने क्रिएट कर दी है। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उसके अंदर भी मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये जो डेटा है ये कॉपी करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करने का डेटा है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली मैं जो ये कमांड है जो हमारे orders.insert_many का कमांड है इसको भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और अब देखो यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम ई कॉमर्स डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इंसर्ट करो, फिर हम कह रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स इंसर्ट करो, फिर हम कह रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स इंसर्ट करो। ये हमारी सेटअप स्क्रिप्ट है जो कि क्या करेगी, ई कॉमर्स डेटाबेस को क्या करेगी, पॉपुलेट करेगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ db.drop डेटाबेस, जो कि क्या करेगा, इस डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा। तो मैं अगर इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा और मैं यहाँ पर येस को क्लिक करूँगा तो आप देखो इसने क्या किया, सबसे पहले तो डेटाबेस को खाली कर दिया और इसके बाद ये सारी कलेक्शंस के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया। तो आप देखो प्रोडक्ट के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। अब आप अगर प्रोडक्ट के स्कीमा को देखो तो नेम एक स्ट्रिंग है, प्राइस यहाँ पर एक नंबर है इंटीजर, और यहाँ पर कैटेगरीज भी स्ट्रिंग है, स्टॉक भी एक इंटीजर है, रेटिंग जो है वो एक डेसिमल नंबर है, फिर टैग्स जो है वो हमारे पास अरे है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ पर देखो कंप्यूटर एक टैग है, एक्सेसरी एक टैग है, वायरलेस एक टैग है, क्रिएटेड ऐड जो है वो एक टाइम स्टैम्प है। तो इस तरह से हम और डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं इस कमांड का इस्तेमाल करके, जो कि है db.products.insert या insert many। तो ये होता है हमारा इंसर्ट और इंसर्ट many कमांड। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस को फाइंड कैसे कर सकते हैं। रीडिंग डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहला कमांड आता है वो है फाइंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर reading.mongodb.js बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कहूँगा यूज़ ई कॉमर्स, इसके बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा db.products.find, और जैसे ही मैं db.products.find करूँगा, और ये मुझे यहाँ पर वार्निंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर मैं कुछ भी डिलीट करने वाला हूँ या कुछ भी ऐसा करने वाला हूँ, मैं गलती से इस बटन को दबा दिया, तो इसलिए मुझे एक बार वार्निंग दे रहा है, कह रहा है भाई चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो, और मैं कह रहा हूँ हाँ भाई मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसने मुझे सारे प्रोडक्ट्स दे दिए जो कि प्रोडक्ट्स कलेक्शन के अंदर थे, और इसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो db.products.find, फाइंड के अंदर मैं एक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो जहाँ पर जो डेट है या फिर जहाँ पर नेम वायरलेस माउस है वो दे दो मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ नेम मुझे चाहिए वायरलेस माउस, वायरलेस माउस मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ, ठीक है। और इसको डबल कोट्स में हम कर देंगे, और जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा ये मुझे दोबारा से वार्निंग दे रहा है। बाय द वे वार्निंग आप डिसेबल कर सकते हो। अब ये कह रहा है नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके लेट्स चेक व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो मैंने यहाँ पर db.collection.find किया, और राइट ये एक्चुअली चल चुका है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट मिल चुका है। अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लूँ तो वो भी मुझे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो कैटेगरी से फ़िल्टर करना चाहूँ तो मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स करने से हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं इसको चला दूँ और इसको मैं हटा दूँ, मैं या फिर कॉमेंट आउट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि मुझे कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे के सारे आइटम्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि db.products.find कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स करने से हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गए हैं, वायरलेस माउस करने से हमें वायरलेस माउस मिल गया था। अगर और प्रोडक्ट्स होते वायरलेस माउस के नाम से तो शायद वो भी मिल जाते। तो यहाँ पर आप देखो मैंने कमेंट आउट किया हुआ है Ctrl// यूज़ करके। आप Ctrl// यूज़ करके कमेंट आउट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये हमारी दूसरी स्क्रिप्ट हो गई जो कि है रीड करने के लिए। अब यहाँ पर आप कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि GT और GTE, इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको हेल्प करते हैं कंपैरिजन करने में। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि प्राइस ग्रेटर देन 1000 हो जाए, मतलब वो वाले प्रोडक्ट्स आ जाए जहाँ पर प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, तो आपको वो वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ प्राइस ग्रेटर देन 1000 है। तो मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखो जहाँ भी प्राइस ग्रेटर देन 1000 है वो प्रोडक्ट्स आपको मिल गए, और जहाँ प्राइस ग्रेटर देन 1000 नहीं है आपको वो प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने
देखा कि किस तरह से GT यूज़ करना है। आप GT के साथ साथ GTE और LTE भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेरी है ये क्या करेगी, हमें वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे देगी जिसका प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 या फिर लेस देन इक्वल टू 50,000 है। तो 1000 से लेके 50,000 के बीच में ये मुझे प्राइस वाले प्रोडक्ट्स दे देगी। आप देखो यहाँ पर जो भी 1000 से लेके 50,000 तक के प्रोडक्ट्स थे वो इसने डेटाबेस से पुल करके मुझे दे दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर स्टॉक इज़ लेस देन 50, यानी कि जो स्टॉक में यूनिट्स रखी हुई हैं वो लेस देन 50 यानी कि ये वाली फील्ड। तो हम कुछ इस तरह का काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेरी आप लोगों को दिख रही है, मैं ज़रा वर्ड रैप कर देता हूँ। वर्ड रैप करने से क्या होगा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं राइट क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ और इससे क्या होगा कि आप लोगों को कोड पूरा देखने को मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेरी क्या कर रही है, सबसे पहले मैंने डॉलर और लगाया, फिर उसके बाद मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि या तो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर स्टॉक जो है वो लेस देन 50 हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट हुई अगर, तो मुझे यहाँ पर वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप देखो ये प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक 80 है यानी कि लेस देन 50 है और कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ये या फिर ये हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो। और का मतलब ये होता है। और अगर आपको एंड यूज़ करना है तो आप कुछ इस तरह से यूज़ करो, कॉमा लगा के। जब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तभी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये और हो गया, और एंड कुछ इस तरह से हमने देखा आप कर ही सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट MongoDB में कॉमा लगाकर। इसके बाद आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि अंडरस्कोर आईडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, MongoDB के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरनली इसका इस्तेमाल करता है, बट मुझे नहीं देखना ये अंडरस्कोर आईडी। तो आप कुछ इस तरह से फाइंड में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो आप कह सकते हो मैं कोई फिल्टर नहीं लगाना चाहता, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोगे आप, कॉमा लगाओगे, फिर इसके बाद आप बोलोगे नेम मुझे देखना है, प्राइस मुझे देखना है, आईडी मुझे नहीं देखना है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखो यहाँ पर नेम देगा, प्राइस देगा, आईडी नहीं देगा, और नेम और प्राइस आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने नेम 1 प्राइस 1 यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग वो फील्ड देख सकते हो जो कि आपको देखना है, और इससे क्या होता है कि आपका जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका साइज भी कम हो जाता है। क्योंकि मान लो आप 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हो और उन 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को मंगाने का मकसद यही है कि आपको सिर्फ नेम और प्राइस चाहिए, और मान लो आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मंगा रहे हो पूरा, जिसमें टैग्स भी हैं, जिसमें स्टॉक यूनिट्स भी हैं, सब कुछ है, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि इतना सारा डेटा आए, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो भी बचेगी। जहां आप 500 MB का डेटा मंगा रहे थे, अब आप शायद सिर्फ 50 MB का मंगाओगे या मे बी 20 MB का मंगाओगे, तो उससे आपकी एप्लीकेशन ओवरऑल फास्ट होगी जब आपका डेटा स्केल करेगा। तो अब बात कर लेते हैं सॉर्टिंग और लिमिटिंग की, और इसका इस्तेमाल होता है पेजिनेशन में। पेजिनेशन अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा इंटरनेट पर कि आपको ब्लॉग्स अगर देखने को मिले कहीं पर किसी वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करके 1 2 3 4 ऐसे करके नेक्स्ट पर जा सकते हैं। ये पेजिनेशन होता है, ठीक है, इसको पेजिनेशन बोलते हैं। और इस पेजिनेशन का डेटा मंगाने के लिए आप MongoDB में डायरेक्टली सॉर्टिंग और लिमिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप कुछ इस तरह के काम कर सकते हो, और आप कह सकते हो कि भाई मुझे चाहिए, यहाँ पर आपने बोला कि मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि आपने फाइंड का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो खाली छोड़ दिया, और आपने बोला मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस में चाहिए, प्राइस -1 कर दिया, और आपने कहा लिमिट 2, मुझे सिर्फ 2 चाहिए। अगर आप लिमिट 1 यहाँ पर कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लिमिट 1 यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देंगे तो क्या होगा कि सिर्फ एक आपको देखने को मिलेगा, और आप देखो सिर्फ गेमिंग लैपटॉप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ .skip1, मतलब एक स्किप करो और उसके बाद का एक दिखा दो, .limit1, तो क्या होगा, इस बार गेमिंग लैपटॉप देखने को नहीं मिलेगा, मैकेनिकल कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम पेजिनेशन बनाते हैं, मान लो हम फर्स्ट पेज पर 10 ब्लॉग्स दिखाना चाहते हैं, मान लो आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो और उसमें पेजिनेशन डालना चाहते हो, तो फर्स्ट पेज पर आप बोलोगे .skip0 और .limit10, मतलब 0 स्किप करके पहले 10 दिखा दो। फिर आप दूसरे पेज के लिए बोलोगे .skip10 .limit10, मतलब शुरू की 10 स्किप करो, अगले 10 दिखा दो। फिर आप कहोगे .skip20 .limit10, मतलब 20 स्किप करो, 10 दिखा दो। इससे आपका पेजिनेशन चलेगा। पेज नंबर 1 पर आपको पहले 10 ब्लॉग मिलेंगे, पेज नंबर 2 पर आपको उसके अगले 10 ब्लॉग मिलेंगे, पेज नंबर 3 पर आपको उसके अगले 10 ब्लॉग मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हो MongoDB के अंदर, एंड दिस इज सुपर यूजफुल। बाय द वे सारे कमांड्स आप लोगों को इस हैंडबुक में मिल जाएंगे, इसको ज़रूर डाउनलोड करना यार, इसको ज़रूर डाउनलोड करना, और मैं इसको अपडेट भी करता रहूँगा टाइम टू टाइम। अगर मुझे लगेगा इसमें कुछ मिसिंग है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को एडिशनली आनी चाहिए, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये हैंडबुक आपको अपडेटेड मिलेगी। ऑलराइट गाइस, अब हम अपडेट की तरफ मूव करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप लोग MongoDB में
अपडेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। मैं प्लेग्राउंड रिजल्ट को बंद करूँगा और यहाँ पर मैं 03_update.mongodb.js के नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा और यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे जो कि हम करते आए हैं, यूज़ ई कॉमर्स, क्योंकि हम ई कॉमर्स यूज़ करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो आप या तो अपडेट 1 कर सकते हैं या अपडेट मैनी कर सकते हैं। अपडेट 1 आपके सिंगल डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है और अपडेट मैनी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करता है। अपडेट 1 में जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो आपका सेलेक्टर होता है, यानी कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि वायरलेस माउस का सेट कर दो प्राइस 899। तो ये क्वेरी बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है जो कि क्या करेगी कि आपके जो वायरलेस माउस है उसकी जो प्राइस है उसको 899 सेट कर देगी। वायरलेस माउस का प्राइस अभी क्या है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई भी चेंज होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वायरलेस माउस की प्राइस अभी 799 है, मैं इसको 899 करना चाहता हूँ, तो मैं एक क्वेरी चलाऊंगा। मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई जहाँ पर नेम वायरलेस माउस है वहाँ पर सेट कर दो प्राइस को 899, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा यहाँ पर, ये एक वार्निंग है जो कि मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि गलती से अगर मैंने चला दी कोई क्वेरी जो कि मैं इंटेंशनली नहीं चलाना चाहता था तो भाई दिक्कत हो जाएगी, मेरा डेटा अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है मेरे डेटा के अंदर और मैं उसे खोना नहीं चाहूँगा, खासकर गलती से तो कभी नहीं खोना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर येस पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्नॉलेज ट्रू आ गया और यहाँ पर मैच्ड काउंट 1 आ गया, मॉडिफाइड काउंट 1 आ गया, क्योंकि हमने अपडेट 1 किया। अगर मैं अपडेट मैनी भी करता ना तब भी एक ही वायरलेस माउस था। तो यहाँ पर अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा प्राइस अपडेट हुआ कि नहीं। तो रिफ्रेश किया और हाँ, प्राइस अपडेट होकर 899 हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि मैंने किया इसका प्राइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं वापस से अब अपडेट मैनी को आपको दिखाऊंगा। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मतलब जहाँ पर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा सही से, इसको अच्छे से कॉपी करता हूँ, या मैं सीधा टाइप भी कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि भाई इसका जो प्राइस है उसको सेट कर दो 899, ठीक है। और कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और यही सिंटेक्स है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, $INC जो है वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, स्टॉक को इंक्रीज़ कर देगा बाय 10, ठीक है। तो हम $INC ही यूज़ करते हैं, सेट यूज़ नहीं करते हैं। तो सेट से तो सेट हो जाता है एग्जैक्टली, और हम $INC करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय लेट्स से 11, और हम स्टॉक को करना चाहते हैं, प्राइस को करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैं स्टॉक को बाय 11 इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखो मेरा स्टॉक 120.80 है, और जैसे ही क्वेरी रन हो जाएगी आप देखना 120.80 की जगह अब ये 131 और 91 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई जो भी स्टॉक है उसमें 11 और बढ़ा दो। मान लो मैं 11 यूनिट हर चीज़ की लेकर आया और मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में भी वो अपडेट हो जाए, तो वो कुछ इस तरह से अपडेट हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अपडेट मैनी हमारा काम करता है। अब यहाँ पर आप एरेज में ऐड करने के लिए पुश का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो MongoDB डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। नेम है एक स्ट्रिंग, प्राइस है एक नंबर। अब आप देखो टैग्स एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर एक ऐड कर दो, कुछ और टैग ऐड कर दो, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं पहले टैग्स को रिट्रीव करूँ फिर टैग को सेट करूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास पुश ऑपरेटर होता है MongoDB में, आप यहाँ पर बेसिकली ये कह सकते हो कि भाई टैग्स के अंदर पुश कर दो एक न्यू नाम का नया टैग। तो ये बेसिकली क्या करेगा, वायरलेस माउस में एक नया टैग पुश कर देगा। तो ये भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। करंटली अगर मैं आप लोगों को हमारा जो माउस है उसके टैग्स दिखाऊं, जो हमारा वायरलेस माउस है उसमें कंप्यूटर, एक्सेसरी और वायरलेस है, ठीक है, कंप्यूटर, एक्सेसरी और वायरलेस। मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें मैं एक माउस का टैग भी डाल दूं, ठीक है, एक माउस नाम का टैग डाल दूं, और मैं इसको रन करता हूं। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो ये चल चुका है, और यहाँ पर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो माउस नाम का टैग है वो हमारे टैग्स अरे में पुश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो माउस नाम का टैग है वो हमारे टैग्स एरे के अंदर पुश हो चुका है, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली पुश टू एन एरे, ठीक है। तो ये हमारा अपडेशन का काम है जो इस तरह के ऑपरेटर से हो सकता है। इसके बाद जो चौथा ऑपरेशन है वो है डिलीट ऑपरेशन, एंड इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू अपडेट ऑपरेशन। बस डिफरेंस ये है, अपडेट में हम चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम डिलीट करते हैं, यानी उड़ा ही देते हैं डॉक्यूमेंट को। तो डिलीट 1 से क्या होगा, डिलीट 1 से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर कॉन्टैक्ट्स पे चलाना चाहूँ, मैं यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स दिखाऊँ, मान लो मैं ये एलिस का डिलीट करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिलीट 1 करूँगा और मैं कहूँगा एलिस ने जितने भी फॉर्म्स भरे हैं ना
उसको डिलीट कर दो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि एक नई फाइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर 04_delete.mongodb.js कर दूंगा और यहाँ पर मैं ये जो कमांड है इसको चला दूंगा। बट उससे भी पहले मुझे यूज़ ई कॉमर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ई कॉमर्स जो है वो मैं यूज़ करूँ डेटाबेस अपना। तो मैं इसको रन करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखो यहाँ पर डिलीटेड काउंट 1 एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि ये काम हो चुका है आपका। और आप यहाँ पर देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा जो एलिस था वो डिलीट हो चुका है। एंड दैट्स हाउ यू डिलीट वन, और आप डिलीट मैनी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर नाम के सारे आप उड़ा दो, बाय द वे ये डिलीट वन सिर्फ एक उड़ाएगा, ठीक है, सारे नहीं उड़ाएगा, एलिस के ये सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं उड़ाएगा। ये डिलीट वन है तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट उड़ाएगा। एंड जो डिलीट मैनी है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को उड़ाएगा फिल्टर के आधार पर। यानी कि ये वाली जो क्वेरी है वो क्या करेगी, ऑर्डर्स में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ा देगी जहां स्टेटस डिलीवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिलीट करने का कमांड है। गाइज अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिमोटली MongoDB से आप लोग किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं एंड व्हाट डज इट इवन मीन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक MongoDB सर्वर होता है और ये जो MongoD प्रोसेस होती है ये बैकग्राउंड में रन करती है और डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस को हैंडल करती है। फिर चाहे वो डेटा को स्टोर करना हो, क्वेरीज को प्रोसेस करना हो या कनेक्शंस को मैनेज करना हो। सो फार हमारा ये सर्वर लोकल होस्ट पर रन कर रहा था ऑन डिफ़ॉल्ट पोर्ट। लेकिन जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे जो कि बहुत सारे यूजर्स यूज़ करेंगे, वो एक प्रोडक्शन वेबसाइट होगी, लेट्स से आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तब ये आपके लोकल कंप्यूटर पर नहीं होगा, ये एक प्रोडक्शन सर्वर पे होगा। तो होता क्या है बेसिकली, आप क्या करोगे, एक सर्वर रेंट करोगे। तो आप बोलोगे डिजिटल ओशन को या फिर AWS को या फिर MongoDB एटलस को, मोर ऑन दैट लेटर, हम एटलस पर जल्दी आएंगे। आप क्या बोलोगे, आप उनको बोलोगे कि भाई साहब ऐसा है कि मैं ना एक सर्वर लेना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर। और अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है ना, अच्छी नहीं दिख रही है तो मैं क्या ही कर लूँगा यार, फिर बनाने की कोशिश करूँगा आपकी शक्ल में बहुत अच्छी। तो ये आप हो, ठीक है। अब ये मत कहना यार ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे अच्छा दिखता हूँ, ये सब मत लिखना कमेंट में, ठीक है, ये सब मत लिखना कमेंट में। इतना अच्छा बना दिया मैंने आपको, अच्छा ही बना दिया मैंने आपको, ये आप हो, ठीक है। अब आप आते हो MongoDB के पास, आप क्या कहते हो, आप कहते हो यार मुझे ना एक सर्वर चाहिए, मुझे एक सर्वर रेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर AWS लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे डिजिटल ओशन। ये सब क्या है, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। क्लाउड प्रोवाइडर क्या होता है, इनके पास बेसिकली सर्वर्स होते हैं और ये आपकी MongoDB का जो MongoDB प्रोसेस है उसको 24 घंटे रन करेंगे, मैनेज करेंगे वो ठीक से रन कर रहा है नहीं, आपके डेटा को सिक्योर रखेंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी आपके डेटा को रखना। आपको बस ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे, आप कनेक्ट करो और आप डेटा को स्टोर करो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है इस बात के, ये पैसे लेते हैं आपसे। और फिर MongoDB का अपना प्रोडक्ट जो कि है MongoDB एटलस, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं भाई, इतना छोटा क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोवाइडर्स के पास जो है आप जाएंगे, ठीक है। और आप बोलेंगे कि यार पता है क्या, मुझे ना ये दे दो यार सर्वर, मैं ना पैसे देता हूँ। तो कहेंगे लाओ भाई 5 का सिक्का लाओ, एक मतलब $5 लाओ पर मंथ के, सिक्का विक्का नहीं, ठीक है। $5 लाओ, रुपए नहीं डॉलर्स, $5 लाओ और 1 महीने के लिए ले जाओ एक बेसिक हमारा जो सर्वर है वो, ठीक है। तो आप बोलोगे थैंक यू। तो ये आपको क्या करेगा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग देगा। लेट्स से आपने MongoDB एटलस को ही चुन लिया, आपने कहा नहीं AWS हम यूज़ नहीं कर रहे, हम DigitalOcean यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली MongoDB एटलस को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे MongoDB एटलस भी AWS यूज़ करता है, ठीक है, इंटरनली, बट अगैन उसकी टेंशन ज़्यादा मत लो। तो ये आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग देगा, कहेगा लो भाई ये मुझे तुम ये दे दो, 5 का जो है मुझे दे दो पैसा, ये रख लेगा और आपको क्या देगा, कनेक्शन स्ट्रिंग दे देगा, कहेगा भाई पैसे दो, पहले पेमेंट करो और स्ट्रिंग ले जाओ। और ये स्ट्रिंग कैसी दिखेगी, MongoDB मतलब ऐसी दिखेगी यार, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग याद नहीं है बट ऐसी दिखेगी, बट वो लोकल होस्ट नहीं होगा, वो ऐसी दिखेगी, ठीक है, लोकल होस्ट नहीं होगा, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगी, मान लो dr.digitalocean.com/ ठीक है, on_aws.com, मतलब इस टाइप की दिखेगी, एग्जैक्टली ऐसी नहीं दिखेगी बट ऐसी दिखेगी .com:, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से दिखेगी। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी होगा स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग की सहायता से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये वाली स्ट्रिंग जो ये आपको देगा, ये आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पर डालोगे, अपने कॉम्पस से कनेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो अपने इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, मोंगो शेल से, आप चाहो तो किसी ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, इनके कनेक्टर्स होते हैं MongoDB के, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो एक जावास्क्रिप्ट ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, सर्वर आपका है, जितना भी डेटा इन्होंने प्रॉमिस किया ये आपको देंगे, 25 GB किया 25 GB देंगे, 30 GB किया 30 GB देंगे। और फिर क्या होगा, फाइनली
ये होने के बाद एग्जैक्टली आपको $5 देने, मतलब $5 आप इनको देंगे, ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, आप इसको यूज़ करेंगे सर्विस को, और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देंगे। तो ये भाई आपका डेटा सिक्योर रहेगा। फिर आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट होगी, आपका डेटा सिक्योर रहेगा एंड यू विल बी हैप्पी। तो ये जो सर्विस है ये MongoDB के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है। इसके लिए आपको करना पड़ता है साइन अप। प्राइसिंग की बात करूँ तो क्या फ्री है? हाँ, इनका फ्री टियर है, काफ़ी बढ़िया फ्री टियर है, बट फ्री टियर के साथ साथ ये आपसे लेते हैं पैसे। तो देखो यार, फ्री में अगर आप जाओगे तो आपको 512 MB की स्टोरेज मिलेगी। लिमिट टेल यू बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, आप ये ले लेना, ठीक है? क्योंकि यार देखो, आप अपने यूज़र्स को नहीं चाहते कि परेशानी दें। तो वैसे फ्री में भी अच्छी चलती है एप्लीकेशन, जो हॉबी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर एटलस पर, क्रिएट फ्री क्लस्टर पर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है साइन अप कर लो। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी एक क्लस्टर बना हुआ होगा, अगर मैं ईमेल से अपने लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मैंने अपने ईमेल से लॉगिन कर लिया है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर मुझे साइन इन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। साइनिंग इन, लेट्स वेट, cloud.mongodb.com, ओके। और यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, कोड विद हैरी प्रोज ओवरव्यू, ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप एक फ्री टियर में प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है? तो मैं व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। आप बेसिकली क्या कर सकते हो ना, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा ई-कॉम, ठीक है? ई-कॉम मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है? और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपने डेटाबेसेस बना सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहा है क्लस्टर बनाओ, तो मैं क्लस्टर बनाऊँगा। और यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि भाई पे एज यू गो करना चाहते हो, फ्लेक्स करना चाहते हो, या फिर फ्री में रहना चाहते हो। तो भाई मैं फ्री में रहना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये क्लस्टर 0 के नाम से मुंबई में इसने बनाया है, बट अगर आपके यूज़र्स पेरिस में हैं, फ्रैंकफर्ट में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है? नॉर्थ वर्जीनिया में है तो वहाँ पर आप कर सकते हो, बट मुंबई में ही मतलब सबसे पास पड़ेगा, अपना बाजू में है तो वही ले लेते हैं, ठीक है? अब टैग्स आप चाहो तो लगा सकते हो, क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक कर दो और आपका क्लस्टर बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्लस्टर बन रहा है। अब देखो यहाँ पर मेरा पासवर्ड बाय द वे आप लोग देख चुके हो, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है भाई अपने पासवर्ड को कॉपी कर लो और चूज़ अ कनेक्शन मेथड, ठीक है? अभी कह रहा है सेटअप योर यूज़र सिक्योरिटी परमिशन बिलो। अभी कह रहा है फर्स्ट यूज़र विल हैव एटलेस एडमिन परमिशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्रिएट डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करेंगे। बेसिकली डेटाबेस यूज़र हमारा बन जाएगा। फिर चूज़ अ कनेक्शन मेथड करेंगे, तो मैं कॉम्पस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? आई हैव MongoDB कॉम्पस इंस्टॉल्ड। और यहाँ पर ये कह रहा है भाई आप एक काम करो, ये ना ये कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दो और आप कनेक्ट हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ करना प्लस पे क्लिक, यहाँ नीचे मत कर देना कहीं क्लिक प्लस पे, कहीं यहाँ वाले पे करना है, यहाँ कनेक्शंस पे, ठीक है? और ये डालूंगा स्ट्रिंग, सेव एंड कनेक्ट करूँगा एंड बूम, हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर इस क्लस्टर में, अब देखो यहाँ पर लिखा है क्लस्टर 0.5, ये ऐसे लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, चाहूँ तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है? तो फेवरेट कनेक्शन पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर स्टार हो गया, ठीक है? और मैं चाहूँ तो इसकी मोंगो शेल खोल सकता हूँ यहाँ क्लिक करके। मैं चाहूँ तो एक नया डेटाबेस बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेता हूँ ई-कॉम के नाम से या ई-कॉमर्स के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है? और कलेक्शन नेम प्रोडक्ट्स, ठीक है? कुछ इस तरह से क्रिएट डेटाबेस मैंने किया और ये यहाँ पर बन जाएगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं यहाँ पर इंसर्ट डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ नेम और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउस, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मुझे डबल कोट्स में डालनी पड़ेगी की, एंड इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर नेम माउस, ठीक है? बढ़िया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको डन कर देंगे। बाय द वे अभी जो मेरा क्लस्टर 0 है इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखो मैं ब्राउज कलेक्शंस कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे मेरी सारी कलेक्शंस देखने को मिलेंगी। अभी देखो क्लस्टर 0 में जो जो डेटाबेसेस हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। अब मैंने ये जो डॉक्यूमेंट ऐड किया देखो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आपका जो डेटाबेस है एक है इस क्लस्टर के अंदर, और उस डेटाबेस का नाम भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा होगा। ये देखो दिखा रहा है ई-कॉमर्स, कह रहा है इसके अंदर आपकी एक प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन है और इस प्रोडक्ट नाम की कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट है। आप और कलेक्शंस भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यार कहीं से भी कनेक्ट करो, क्लस्टर वही है, ठीक है? आप मोंगो SH से करो, आप किसी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन से करो, आप एक ही डेटाबेस को अपडेट कर रहे हो, ठीक है? मान लो मैं यहाँ पर एक नई कलेक्शन डाल देता हूँ, लेट्स से उस कलेक्शन का नाम हम रखते हैं ऑर्डर्स, ठीक है? और मैं क्रिएट कलेक्शन करता हूँ तो ये ऑर्डर्स नाम की कलेक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है? ये गलती से मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया था। अब मैं इसको रिफ्रेश कैसे करूँ, कहीं ना कहीं बटन होगा रिफ्रेश का, रिफ्रेश तुम कहाँ हो, ये हो, और आप देखो ये डेटाबेस और कलेक्शंस रिफ्रेश कर रहा है और ये मेरी ऑर्डर्स नाम की कलेक्शन भी यहाँ पर आ चुकी है।
जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी MongoDB ऐप्स बना सकते हो फ्री टियर में रहते हुए, बट अगैन वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं होती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि स्पीड मिले आपको, बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आ रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हो, देन यू शुड बी अपग्रेडिंग, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये था MongoDB एटलस बेसिकली। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो एक्चुअली। MongoDB एटलस इज़ ह्यूज। आप यहाँ पर वेक्टर सर्च ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। MongoDB के अंदर अभी वेक्टर सर्च आया है जो कि क्या करता है कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी देखते हुए सर्च करता है। फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाहते हो एक डॉक्यूमेंट को और उसमें मान लो आपने लिखा हुआ है कैट, ठीक है, और आप सर्च करते हो एनिमल, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सर्च स्कोर देगा और एनिमल कैट से रिलेटेड है, ये बात उसको पता होगी। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये MongoDB का। जैसे जैसे LLMs आगे बढ़ते जा रहे हैं, AI आगे बढ़ता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें MongoDB लेकर आता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई क्लस्टर बनाओ, डेटा डालो अपनी एप्लीकेशन में। इफ़ यूजिंग वेक्टर सर्च योर डेटा शुड इंक्लूड अ फील्ड कंटेनिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स। अब इन्होंने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये बेसिकली सैम्पल डेटा है जो कि MongoDB ने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें एम्बेडिंग्स दी हुई हैं। आप इस पेज को पढ़ सकते हैं और इसमें डेटा सेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो यार आप लोग इस तरह के सिमेंटिक सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो MongoDB के अंदर। अब MongoDB क्योंकि वेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ये AI बेस्ड रिट्रीवल के लिए काफ़ी यूजफुल है और आप लोग रैक बेस्ड रिट्रीवल्स, एजेंट की मेमोरी और AI एप्लीकेशंस बहुत ही एफिशिएंटली इसकी सहायता से बना सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइंस की। एग्रीगेशन पाइपलाइंस क्या होती हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं MongoDB में। कभी कभी डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है और इस ह्यूज डेटा को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना इजी होता है। मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है जिसमें बहुत बड़ा डेटा है और उसमें लेट्स से पर डॉक्यूमेंट 100 फील्ड्स आपके पास हैं और आपको चाहिए बस 10 फील्ड्स। एक क्वेरी में डिजायर्ड डेटा निकालना कभी कभी आइडियल नहीं होता है और इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन का। तो चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं कि एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्रीगेशन पाइपलाइंस इन MongoDB आर यूज्ड टू एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। दे वर्क इन स्टेजेस, ईच स्टेज परफॉर्म्स एन ऑपरेशन एंड द आउटपुट ऑफ वन स्टेज बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। तो इसको समझते हैं सबसे पहले क्लियरली। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, एंड मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ह्यूज डेटा, इसको मैं ह्यूज डेटा लिखता हूँ और ये जो ह्यूज डेटा आपके पास है, आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से आप पहले स्टेप में सिर्फ वो डेटा लेकर आना चाहते हैं जिसमें लेट्स से कंपनी इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट। लेट्स से हमारे पास बहुत सारी कंपनीज का डेटा है, लेट्स से वी आर अ कोरियर कंपनी, ठीक है, एंड लेट्स से हम फिल्टर करना चाहते हैं डेटा। मान लो मैं पहली स्टेप में चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो डेटा पॉइंट्स मिल जाए जहाँ पर कंपनी इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट है। ये मेरी स्टेप 1 हो गई। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो फील्ड्स चाहिए जो कि ज़रूरी हैं, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गई। मैं कहूँगा आउटपुट ऑफ स्टेप 1, जिसमें मैंने कंपनी इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट का डेटा निकाला। अब मैं चाहता हूँ कि अगली स्टेप में मुझे मिले वो डेटा जो कि फिल्टर्ड वर्जन हो आउटपुट ऑफ स्टेप 1 का, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे गिनी चुनी 5 फील्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 फील्ड्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 फील्ड्स और मैं चाहता हूँ कि ये 5 फील्ड्स ही मुझे मिले आउट ऑफ लेट्स से 50 फील्ड्स, और ये मेरे पास हो जाएगा आउटपुट ऑफ स्टेप 2। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करके मुझे फाइनली डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। अब सुनने में आपको लगेगा कि एग्रीगेशन पाइपलाइन मल्टीपल टाइम्स फिल्टर ऑपरेशन लगाना है। इट्स काइंड ऑफ ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। एग्रीगेशन पाइपलाइन में एक बहुत बड़े डेटा को हम फिल्टर करते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइन में हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस हमको डिजायर्ड आउटपुट निकालने में हेल्प करती हैं। इसका एग्जाम्पल देखकर आप लोग क्लियरली समझ जाओगे कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 05_aggregation.mongodb.js और हम स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग यूज ई कॉमर्स, और यहाँ पर मैं ये सारे के सारे इंसर्ट मैनी स्टेटमेंट्स कॉपी करूंगा। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सेल्स नाम की कलेक्शन में जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती है उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो, अभी जो सेल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ई कॉमर्स के अंदर सेल्स नाम की कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलो इसको रन करते हैं और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा बेसिकली क्या होगा, एक सेल्स नाम की कलेक्शन जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, और इसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने इंसर्ट किए हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं बार बार इंसर्ट नहीं करना चाहता डॉक्यूमेंट्स।
और अब समझते हैं कि इन 5 डॉक्यूमेंट्स पर हम एग्रीगेशन पाइपलाइंस का जादू कैसे लगा सकते हैं। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या है? थिंक ऑफ इट लाइक अ फैक्ट्री लाइन, कि भाई एक स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज का इनपुट है। लेट्स से आप कार बना रहे हैं एक प्रोडक्शन लाइन में। मान लो आपने सबसे पहले एक बॉडी बनाई कार की, फिर उसमें इंजन फिट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गद्दी फिट होगी, फिर उसके बाद म्यूजिक सिस्टम फिट होगा। पर्टिकुलर स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज का इनपुट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ एग्रीगेशन पाइपलाइन कहलाती है। ईच स्टेज टेक्स इनपुट, जो कि आपका डेटा है, परफॉर्म सम ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, और उसके बाद सेंड्स द रिजल्ट टू द नेक्स्ट स्टेज। और हमारे पास सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, db.sales.aggregate, db.collection का नाम .aggregate, और हम यहाँ पर स्टेजेस लिखते हैं। ये स्टेजेस कैसे लिखना है इसके बारे में तो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट आप कुछ ऐसा समझ लो कि जो स्टेज 1 का आउटपुट होगा वो स्टेज 2 के इनपुट पे जाएगा, स्टेज 2 का आउटपुट स्टेज 3 के इनपुट पे जाएगा, एंड सो ऑन। और आप कितनी भी स्टेजेस बना सकते हैं। दिस माइट साउंड कन्फ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी स्टेज होती है, मैच। और ये मैच क्या करती है? बिल्कुल फाइंड की तरह काम करती है, यानी कि ये फिल्टर करती है डॉक्यूमेंट्स को। लेट्स से मुझे सिर्फ कैटेगरी फ्रूट वाला डेटा चाहिए, तो मैं अपनी जो स्टेज 1 बना दूंगा वो कुछ इस तरह से बना दूंगा। मैं कहूँगा मैच वेयर कैटेगरी इज फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पर मैं जिस तरह से फाइंड के अंदर डालता हूँ उस तरह से फिल्टर डाल सकता हूँ, मतलब डॉलर मैच और कोलन, उसके बाद जो फिल्टर है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी जो पहली स्टेज है उसको मैं कहूँगा डॉलर मैच और फिल्टर, और मैं अभी बाकी कोई भी स्टेज नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी एग्रीगेशन पाइपलाइन में सिर्फ एक स्टेज है, और मैं इसको रन करूँगा अगर, तो आप देखो मुझे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जहाँ पर कैटेगरी फ्रूट है। बट ये काम तो हम फाइंड से भी कर सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, ये काम हम फाइंड से कर सकते थे, लेकिन अभी जो मैं करने वाला हूँ वो शायद आप सिर्फ फाइंड से ना कर पाएँ, यानी कि मैं इसमें अगली स्टेज ऐड करूँगा। एक बार मैंने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए जिनकी कैटेगरी फ्रूट है, उसके बाद लेट्स से मैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स लेना चाहता हूँ, या मान लो कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना चाहता हूँ, मैं एग्रीगेशन पाइपलाइन की सहायता से कर सकता हूँ। डॉलर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है। डॉलर प्रोजेक्ट क्या करता है? पर्टिकुलर आइटम्स को ही दिखाएगा। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि अंडरस्कोर आईडी ना दिखे, आइटम दिखे और प्राइस दिखे, तो मैं डॉलर प्रोजेक्ट के अंदर वो डाल सकता हूँ। तो सिंटेक्स बहुत ही सिमिलर है। मैच की जगह लिखना है आपको प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या आपको नहीं चाहिए। जैसे कि अंडरस्कोर आईडी को मैं 0 करना चाहता हूँ, एंड अंडरस्कोर आइटम को मैं 1 करना चाहता हूँ, सॉरी आइटम को मैं 1 करना चाहता हूँ। अंडरस्कोर आइटम नहीं, आइटम है ये, अंडरस्कोर आईडी थी तो अंडरस्कोर आईडी लिखा, आइटम है तो आइटम लिखा। एंड ऑल्सो लेट्स से मैं कैटेगरी भी जानना चाहता हूँ, या लेट्स से मैं क्वान्टिटी जानना चाहता हूँ, क्वांटिटी को भी मैं 1 कर दूंगा। और अभी मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें कैटेगरी फ्रूट है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ आइटम और क्वांटिटी मांगी है, और आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे सिर्फ आइटम और क्वांटिटी मिला है। तो इस स्टेज का जो आउटपुट था वो इस स्टेज के इनपुट के रूप में गया। अब अगर मैं फर्दर फिल्टर या कुछ कंप्यूटेशन करना चाहता हूँ अपने डेटा में, तो वो मैं अगली स्टेजेस की सहायता से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मैंने सिर्फ आइटम और प्राइस मांगा और मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से मिल गया। इसके बाद हमारे पास एक और स्टेज होती है जिसका नाम है ग्रुप। और ग्रुप क्या करता है कि आप लोगों को बेसिकली नई फील्ड्स बनाकर देता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप चाहते हो कि मैं एक आउटपुट कुछ इस तरह से बनाऊं सच दैट जो अंडरस्कोर आईडी है उसमें कैटेगरी आ जाए, ठीक है। मैं ग्रुप करना चाहता हूं बेसिकली सच दैट जो कैटेगरी है वो अंडरस्कोर आईडी बन जाए, एंड टोटल सेल्स मेरी सम हो जाए प्राइस इनटू क्वांटिटी का। आप समझ रहे हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर मैं करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस इनटू क्वांटिटी जैसे ही होगी वो मेरी सेल होगी। जैसे कि एप्पल की सेल होगी 50 रुपये, बनाना की सेल होगी 50 रुपये, मैंगो की सेल होगी 45 रुपीज़। अब अगर मैं कैटेगरी फ्रूट की टोटल सेल्स जानना चाहता हूँ तो मुझे 50 + 50 + 45 करना पड़ेगा। वो मेरी सेल्स आएंगी फ्रूट की, यानी कि कैटेगरी फ्रूट में मैंने कितनी सेल करी, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल सेल मुझे जानने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये काम तो मैं लूप के अंदर कर सकता हूँ, मैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं पाइथन कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि जब आप ये क्वेरी देते हो ना डेटाबेस को, इट्स वेरी वेरी फास्ट। ये इतनी फास्ट होती है कि जो आपका मोंगोडी होता है जिसके बारे में हमने बात भी करी थी, वो इस तरह की क्वेरीज को रन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो अगर आप किसी भी तरह की कंप्यूटेशन अपने प्रोग्राम में करोगे या अपने बैकएंड में करोगे, दैट विल ऑलवेज बी स्लोअर, ऑलमोस्ट सर्टेनली बी स्लोअर। तो यहाँ पर ये एग्रीगेट क्वेरी क्या कर रही है, ग्रुप कर रही है सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई अंडरस्कोर आईडी को बना दो कैटेगरी, तो यूनिक कैटेगरीज जो होंगी उनमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी, और उनको अक्रॉस द कैटेगरी सम कर दे रहे हैं।
तो फॉर श्योर ये एग्रीगेट क्वेरी लिखने के लिए मैं करूँगा इसको कॉपी और इसको मैं करूँगा अनकमेंट, क्योंकि ये एग्रीगेट क्वेरी मैं चलाऊँगा पूरे के पूरे डेटा पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रुप और इसके बाद मैं करना चाहता हूँ अंडरस्कोर ID जो है उसको कर दो $कैटेगरी। और अगर मैं सिर्फ इतना रन करूँ ना तो आप लोग देखो यहाँ पर बेसिकली ग्रुपिंग हो गई, _ID फ्रूट, _ID वेजिटेबल, यानी कि इसने यूनिक कैटेगरीज को उठा लिया है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ साथ टोटल सेल्स भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल सेल्स और मैं यहाँ पर कोलन लगाकर लिखूंगा $sum $मल्टीप्लाई और कोलन लगाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा किस किस को मल्टीप्लाई करो, एक तो प्राइस को करो और फिर दूसरा करो क्वांटिटी को। और जैसे ही मैं चलाऊंगा इस क्वेरी को आप लोग देखो कि यहाँ पर टोटल सेल्स आ गई हैं। वेजिटेबल की टोटल सेल्स आई हैं 96, फ्रूट की आई हैं 145। और देखते हैं वेजिटेबल की टोटल सेल्स हैं 6 × 8 + 6 × 8, 6 8 जा होता है 48 और 48 × 2 होता है 96। तो हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही आई है। एंड सिमिलरली आप लोग फ्रूट की भी चेक कर सकते हो, 50 + 50 100 + 45 145। और हाँ यहाँ पर 145 आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। अब फॉर श्योर आप लोग $मैच और $ग्रुप को कंबाइन भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि सिर्फ कैटेगरी फ्रूट निकाल लिया और उसके बाद मैंने ID को नल कर दिया और यहाँ पर टोटल फ्रूट सेल्स को मैंने कर दिया सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। बट इस तरह की क्वेरीज आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आप लोगों की ज़िंदगी को यूजफुल बनाएंगी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल डेटाबेस कॉल्स आप सिर्फ एक एग्रीगेट कॉल मारो और वो ब्लेजिंगली फास्ट होगी। और इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप लोग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाओगे MongoDB का प्रयोग करके, क्योंकि एज अ पर्सन जो कि बहुत स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाता है, मैं इनिशियली ये सोचता था कि यार इस तरह की कॉल्स को मैं क्यों यूज करूं जब मैं मल्टीपल फाइंड कॉल्स, फॉर लूप्स और लॉजिक लगाकर अपने बैकएंड को लिख सकता हूं। द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि एक कॉल डेटाबेस पर हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होती है। जब आप ये एक कॉल भेजते हो तो जो डेटाबेस इंजन होता है MongoDB का, वो एक बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से आपकी क्वेरी को रन करता है और कम से कम टाइम में आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो आपके यूजर्स आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही फास्ट फील करेंगे एंड दैट्स बेसिकली व्हाट यू वांट। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या सिर्फ यही स्टेजेस होती हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन की? नहीं, सिर्फ ये स्टेजेस नहीं होती हैं। ये स्टेजेस कॉमनली यूज स्टेजेस हैं जो कि बिगिनर फ्रेंडली वंस हैं, लेकिन MongoDB ओवर 25 स्टेजेस सपोर्ट करता है, जिसके बारे में आप लोग MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर सीख सकते हैं। बट अगेन अगर आप लोगों ने ये सारी स्टेजेस सीख ली जो कि मैंने आपको बताई, दैट शुड बी इनफ। अब बात करते हैं MongoDB में इंडेक्स की। आप लोग MongoDB में इंडेक्स बना सकते हैं अपनी क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ये बिल्कुल ही एक किताब की इंडेक्स की तरह काम करता है कि आपको पता है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर लिखा है, जिसकी वजह से आप कोई भी चैप्टर पे फास्ट नेविगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा 06_indexes.js और आप लोगों को MongoDB में इंडेक्स बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज ई-कॉमर्स करूंगा। मैं ई-कॉमर्स वाले डेटाबेस का यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा db.sales.find और इसका नाम मैं रखूंगा .mongodb.js। .mongodb.js नाम रखना जरूरी है, नहीं तो आपको ये वाला बटन नहीं मिलेगा जिससे कि आप डायरेक्टली इस फाइल को रन कर पाएंगे। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हैं कि मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए इस कलेक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सारी इंडेक्सेस देखूंगा कि कौन कौन सी बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा db.sales.getIndexes और ये जो कमांड होता है ये हमको ये बताता है कि कौन कौन सी इंडेक्सेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ ID पर एक इंडेक्स बनी हुई है, मतलब कि करंटली सिर्फ एक इंडेक्स बनी हुई है, वो भी _ID पर, और ये इंडेक्स का नाम है। अब अगर मैं एक और इंडेक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा db.sales.createIndex और मैं कहूँगा quantity:1, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्वांटिटी पर एक इंडेक्स बना दो। और मैं जैसे ही यहाँ पर यस करूँगा आप देखो यहाँ पर इंडेक्स बन चुकी है और ये इंडेक्स का नाम है। क्वांटिटी पर इंडेक्स बनाने का फायदा ये हुआ कि अब जब भी मैं क्वांटिटी से सर्च करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं db.sales.find quantity1 या quantity greater than equal to 1 या क्वांटिटी का इस्तेमाल करके मैं डेटाबेस में सर्च करता हूं, तो मेरे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा इंडेक्स बना लेनी चाहिए? द आंसर इज स्ट्रेट नो। जब भी आप इंडेक्स बनाते हैं तो आपके रीड ऑपरेशंस तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, लेकिन आपके राइट ऑपरेशंस बेहद स्लो हो जाते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के साथ साथ MongoDB को आपकी इंडेक्सेस को भी अपडेट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर हम db.sales.getIndexes करेंगे तो आपको क्वांटिटी वाली इंडेक्स भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडेक्स तो हमारी
आईडी पर बनी हुई है, जो कि बाय डिफॉल्ट MongoDB बनाता ही है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के वक्त, और एक और इंडेक्स यहाँ पर हमारी क्वांटिटी पर जो कि हमने बनाई है वो भी बनी हुई है, और ये है हमारी इंडेक्स का नाम। तो कभी भी आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं, और रीड ऑपरेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपके यूजर्स रीड ऑपरेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड का इस्तेमाल करके आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर फील्ड को यूज करके MongoDB में इंडेक्स बनानी चाहिए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट इंडेक्सेस इन MongoDB। सो या दैट वाज अबाउट MongoDB। आई होप आप लोगों को मजा आया इस वीडियो को देखकर, एंड आई होप कि आप लोग समझ गए MongoDB को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जितना भी सोर्स कोड है, जितनी भी हैंडबुक वगैरह मैंने डिस्कस की है, वो सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।